हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निफ्टी 24/7। इंडियन इक्विटी मार्केट्स पे सेलिंग प्रेशर अभी भी क्लियरली विजिबल है। मार्केट ने 6th कंसेक्यूटिव वीक नेगेटिव क्लोज किया है और लास्ट 6 वीक्स में ओवरऑल डिक्लाइन लगभग 11% के आसपास रहा है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि सेंटिमेंट वीक है और बेयर्स अभी भी मार्केट डायरेक्शन को डोमिनेट कर रहे हैं। इस वीकनेस का प्राइमरी रीजन ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, स्पेशली वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के ईरान पर स्ट्राइक्स और ईरान के रिटेलिएशन ने सिचुएशन को और एस्केलेट कर दिया है। सबसे क्रिटिकल कंसर्न है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक ऐसा रूट है जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का अराउंड 20% हैंडल करता है। इस रूट में अगर डिसरप्शन होता है तो ऑयल सप्लाई इंपैक्ट होती है और इसी वजह से ब्रेंट क्रूड प्राइसेस $100 पर बैरल के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। और हायर ऑयल प्राइसेस डायरेक्टली इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को पुश करते हैं, जो इक्विटी मार्केट्स के लिए नेगेटिव सिग्नल होता है। ग्लोबल फ्रंट में नेक्स्ट वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूनाइटेड स्टेट्स से Q4 जीडीपी डेटा, इन्फ्लेशन नंबर्स फॉर मार्च और FOMC मिनट्स क्लोजली ट्रैक किए जाएंगे। रीसेंट पॉलिसी मीटिंग में फेडरल रिजर्व ने रेट्स अनचेंज रखे हैं, लेकिन करंट एनवायरनमेंट में रेट कट्स की एक्सपेक्टेशंस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुकी हैं। अगर इन्फ्लेशन प्रेशर कंटिन्यू करता है तो रेट हाइक की पॉसिबिलिटी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। साथ ही चाइना के इन्फ्लेशन डेटा मार्च का भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अब बात करते हैं चाइना की, क्योंकि अगर ग्लोबल इकोनॉमी समझनी है तो चाइना को इग्नोर करना पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, ऊपर से सब कुछ स्टेबल दिख रहा है, ऑफिशियल नंबर्स भी कंट्रोल लगते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग स्टोरी बता रही है। स्लो डाउन क्लियरली विजिबल है, बस ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। सबसे पहले बात करते हैं जॉब्स की। चाइना में लेऑफ्स काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में वीकनेस देखने को मिल रही है। स्मॉल बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ बंद हो रहे हैं और जो चल भी रहे हैं वो फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर पा रहे। अब आते हैं इनकम पे। रीसेंट ट्रेंड्स ये सजेस्ट करते हैं कि लोगों की मंथली इनकम पे प्रेशर आ रहा है। कुछ केसेस में तो शार्प डिक्लाइन भी रिपोर्ट हुआ है, ऑलमोस्ट हाफ तक इनकम रिड्यूस हुई है। मतलब डिमांड साइड पे भी इम्पैक्ट आना ऑब्वियस है। और सबसे बड़ा कंसर्न है यूथ एम्प्लॉयमेंट। ग्रेजुएट्स पास आउट हो रहे हैं, लेकिन उन्हें जॉब्स मिलना इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट हो रहा है। कंपटीशन इतना इंटेंस हो चुका है कि लोग लोअर सैलरी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कुछ केसेस में तो हाईली एजुकेटेड यूथ भी वेरी लो पेइंग जॉब्स ले रहे हैं सिर्फ सर्वाइवल के लिए। रिजल्ट क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ऑन फैमिलीज और ओवरऑल सेंटिमेंट वीक हो रहा है। अब थोड़ा बिजनेस और गवर्नमेंट साइड समझते हैं। फैक्ट्रीज का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमल नहीं है, न्यू इन्वेस्टमेंट स्लो हो गए हैं और लोकल गवर्नमेंट्स पे फाइनेंशियल प्रेशर बिल्ड हो रहा है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं, स्पेंडिंग कट हो रही है। अब ये सब ग्लोबल मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? सिंपल रीजन, चाइना दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर यहाँ स्लो डाउन डीपन होता है तो ग्लोबल ग्रोथ ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट होती है। और एक और एंगल इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ता है तो कभी कभी कंट्रीज जियोपॉलिटिकल स्टैंड्स अग्रेसिव बना देती हैं। इसीलिए चाइना ताइवान सिचुएशन को कंप्लीटली इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर वहाँ एस्केलेशन होता है तो मार्केट्स के लिए एक नया शॉक क्रिएट हो सकता है। तो शॉर्ट में समझो, चाइना अभी क्राइसिस मोड में नहीं है, बट डेफिनेटली स्लो डाउन फेज में है। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो इसका रिपल इफेक्ट ग्लोबल इकोनॉमी और मार्केट्स दोनों पे देखने को मिलेगा। इसीलिए चाइना को क्लोजली ट्रैक करना अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर की, आरबीआई पॉलिसी। आज से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग स्टार्ट हो रही है और अगले कुछ दिन में हमें पॉलिसी आउटकम देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, आरबीआई करेगा क्या? एक्सपेक्टेशन ये है कि रेपो रेट 5.25% पर अनचेंज रहेगा। मतलब रेपो रेट में कोई इमीडिएट चेंज देखने को नहीं मिल सकता। लेकिन इस बार जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो है आरबीआई की कमेंट्री। देखिए, ये नॉर्मल पॉलिसी नहीं है। ग्लोबल लेवल पर अनसर्टेनिटी काफी हाई है, ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड हैं, रूपी प्रेशर में है और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस भी ऊपर जा रही हैं। तो आरबीआई के पास अब इजी ऑप्शंस नहीं है। सबसे बड़ा कंसर्न है इन्फ्लेशन। अभी जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स के लिए इन्फ्लेशन अराउंड 4.5% या उससे ऊपर रह सकता है। और अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस यहीं हाई रहते हैं तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन और पुश करेगा। दूसरी साइड पे ग्रोथ का भी कंसर्न है। ग्लोबल स्लोडाउन के सिग्नल्स आ रहे हैं, तो इंडिया कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं रह सकता। यानी आरबीआई को दोनों साइड्स बैलेंस करना पड़ेगा। एक और रिस्क फैक्टर है वेदर। अगर एल नीनियो टाइप सिचुएशन डेवलप होती है तो रूरल डिमांड और फूड इन्फ्लेशन दोनों इंपैक्ट हो सकते हैं। तो ओवरऑल आरबीआई का अप्रोच क्या रह सकता है?
कॉशियस, डेटा डिपेंडेंट और थोड़ा डिफेंसिव। फोकस रहेगा लिक्विडिटी मैनेज करने पे, रुपी को स्टेबल रखने पे और बॉन्ड डील्स को कंट्रोल में रखने पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आरबीआई एक क्लासिक डायलेमा में है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करे या ग्रोथ सपोर्ट करे। अगर इन्फ्लेशन 6% के ऊपर जाता है तो आगे चल के रेट हाइक का रिस्क फिर से आ सकता है। तो शॉर्ट में समझो, इस पॉलिसी में एक्शन कम होगा लेकिन डायरेक्शन क्लियर मिलेगा और मार्केट भी आरबीआई के टोन और गाइडेंस को ही क्लोजली ट्रैक करेगा। यही डिसाइड करेगा कि आगे मार्केट्स का ट्रेंड क्या रहने वाला है। अब एक इम्पॉर्टेंट मैक्रो अपडेट भी आया है जो मार्केट सेंटिमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है। मूडीज ने इंडिया की ग्रोथ एस्टिमेट रिवाइज करके 6.8% से घटाकर 6% कर दी है फॉर द करंट फिस्कल। इसका मेन रीजन है ऑनगोइंग वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और उसका इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस और सप्लाई चेन पर। इंडिया का एक्सपोजर यहाँ काफ़ी हाई है, अप्रॉक्स 55% क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स और 90% से ज़्यादा एलपीजी सप्लाई इसी रीजन से आती है। तो अगर यहाँ डिसरप्शन होता है तो डायरेक्टली फ्यूल कॉस्ट बढ़ता है और उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर आता है। मूडीज ने यह भी हाईलाइट किया है कि इन्फ्लेशन का रिस्क अब अपसाइड पर शिफ्ट हो गया है। उनका एस्टिमेट है कि इन्फ्लेशन अराउंड 4.8% रह सकता है इन FY27, जो काफ़ी हायर है कंपेयर टू अर्लियर ट्रेंड। रीज़न सिंपल है, फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी और अल्टीमेटली फूड इन्फ्लेशन पर भी प्रेशर आएगा। अब ग्रोथ पर इम्पैक्ट कैसे आएगा? हाई इन्फ्लेशन का मतलब हाउस होल्ड स्पेंडिंग पर प्रेशर, कंपनीज के लिए हायर इनपुट कॉस्ट। रिजल्ट, प्राइवेट कंजम्पशन स्लो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी सॉफ्ट और इन्वेस्टमेंट मोमेंटम वीक। इसी वजह से ग्रोथ आउटलुक रिवाइज किया गया है। सिर्फ मूडीज ही नहीं, OECD ने भी ग्रोथ एस्टिमेट अराउंड 6.1% दिया है। ICRA के अकॉर्डिंग ग्रोथ 6.5% तक आ सकती है और EY का एस्टिमेट है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग्ड रहा तो ग्रोथ पर एडिशनल प्रेशर आ सकता है। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पॉलिसी पर भी आता है। जब इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ता है तो आरबीआई के लिए रेट कट करना डिफिकल्ट हो जाता है। एक्चुअली अगर सिचुएशन वर्सन होती है तो रेट हाइक का भी रिस्क कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होता। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, गवर्नमेंट फाइनेंसेस पर भी प्रेशर आ सकता है। हायर ऑयल और फर्टिलाइजर कॉस्ट की वजह से सब्सिडी बर्डन बढ़ेगा। साथ ही एक्साइज ड्यूटी कट्स और वीक कंजम्पशन की वजह से टैक्स कलेक्शन पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो फिस्कल कंसोलिडेशन का पेस स्लो हो सकता है। एक्सटर्नल साइड पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन हो सकता है क्योंकि इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो रहे हैं। साथ ही गल्फ रीजन से आने वाले रेमिटेंसेस भी रिस्क में आ सकते हैं, जो टोटल इन्फ्लोज का अराउंड 40% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ओवरऑल ये मैक्रो अपडेट क्लियरली सिग्नल करता है कि ग्लोबल टेंशन सिर्फ शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ग्रोथ, इन्फ्लेशन और पॉलिसी आउटलुक पर भी आ रहा है। सिंपल टर्म्स में ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती है और इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ रहा है। अब अर्निंग्स की बात करें तो ये क्वार्टर थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होने वाला। प्रॉब्लम यह है कि मार्च के लास्ट फेज में जो वॉलेटिलिटी आई है, स्पेशली ऑयल प्राइसेस का स्पाइक, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली कंपनीज के मार्जिन्स पर आ सकता है, पर्टिकुलरली उन सेक्टर्स में जहां रॉ मटेरियल कॉस्ट या फ्यूल कॉस्ट हाई होती है, जैसे सीमेंट, पेंट्स, एविएशन और मैन्युफैक्चरिंग लिंक बिजनेसेस। अब यहां एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, नंबर्स शायद इतने वीक ना दिखे इमीडिएटली, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री काफी कॉशियस हो सकती है, क्योंकि कंपनीज फ्यूचर डिमांड, कॉस्ट प्रेशर और करेंसी वॉलेटिलिटी को लेके कंजर्वेटिव गाइडेंस दे सकती हैं। तो इस बार मार्केट सिर्फ अर्निंग्स नंबर्स नहीं देखेगा, बल्कि ये देखेगा कि कंपनीज आगे क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं। नाउ करेंसी साइड को प्रॉपरली समझते हैं, क्योंकि ये करंट मार्केट वीकनेस का एक मेजर फैक्टर है। रुपी ने काफ़ी शार्प डिप्रिसिएशन दिखाया था रिसेंटली, स्पेसिफिकली सेकेंड वीक ऑफ फरवरी के अराउंड 90.50 पर डॉलर से गिरकर मार्च 30 को रिकॉर्ड लो नियर 95.22 तक पहुंच गया। मतलब विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑलमोस्ट 5% से ज़्यादा की वीकनेस देखने को मिली। इसके पीछे प्राइमरी रीजंस थे राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, स्ट्रॉन्ग डॉलर और कंटिन्यूस FII आउटफ्लोज। इंडिया एक ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, तो जब क्रूड प्राइसेस $100 पर बैरल के ऊपर चलते हैं तब इंपोर्ट बिल बढ़ता है और नेचुरली डॉलर डिमांड इंक्रीज होती है। ये डायरेक्टली रुपी पर प्रेशर क्रिएट करता है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि रीसेंट सेशंस में रुपी ने रिकवरी भी दिखाई है। रुपी ने लास्ट 5 कंसेक्यूटिव सेशंस में अराउंड 2.6 to 2.7% तक अप्रिसिएशन दिखाया और रीसेंट वीक में ही रफली 2.2% की गेन के साथ रुपी अराउंड 92.60-92.70 पर डॉलर के लेवल पर क्लोज हुआ। लेकिन ये रिकवरी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। ये मेनली आई है आरबीआई इंटरवेंशन की वजह से। आरबीआई ने डॉलर सेल करके रुपी को सपोर्ट दिया और बैंक्स के फॉरवर्ड मार्केट पोजीशंस पर भी कंट्रोल मेजर्स लगाए। इसके साथ शॉर्ट कवरिंग भी हुई, जिससे रुपी को टेम्परेरी स्ट्रेंथ मिली। लेकिन अगर बिगर पिक्चर देखें तो फॉरेक्स रिजर्व्स भी प्रेशर में आए हैं।
एंड ऑफ फरवरी के अराउंड $728 बिलियन से गिरकर लेट मार्च तक अराउंड $688 बिलियन के पास आ गए। ये इंडिकेट करता है कि आरबीआई एक्टिवली रुपी को सपोर्ट कर रहा है। तो सिंपल टर्म्स में रीसेंट रिकवरी एक टेक्निकल पुलबैक है। जब तक ऑयल प्राइसेस और एफआईआई फ्लो स्टेबल नहीं होते तब तक रुपी का ट्रेंड सस्टेनेबली स्ट्रांग होना मुश्किल है। अब टेक्निकल्स को प्रॉपर्ली समझते हैं क्योंकि ये करंट मार्केट डायरेक्शन का क्लियर पिक्चर देता है। फिलहाल निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक बना हुआ है। इंडेक्स कंटिन्यूअसली लोअर हाईज और लोअर लोज बना रहा है, जो एक क्लासिक डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है। अगर ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें तो निफ्टी अपने की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म ही नहीं बल्कि मीडियम टर्म ट्रेंड भी प्रेशर में है। इंडेक्स रिसेंटली अपने 200 वीक ईएमए के पास अप्रोच कर चुका है, जो एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन माना जाता है। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें, डाउनसाइड पर इमीडिएट सपोर्ट है अराउंड 22,200 जोन। रीसेंट लो जो बना है वो अप्रॉक्सीमेटली 22,182 के आसपास है। अगर ये लेवल डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो डाउनसाइड में फर्दर वीकनेस ओपन हो सकती है। अपसाइड में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 23,000 लेवल पर। ये लेवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हैवी कॉल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। उसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन्स आते हैं अराउंड 23,200 और 23,500। ऑप्शंस डेटा भी इसी रेंज को कंफर्म करता है। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 23,000 स्ट्राइक पर है, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इंडिकेट करता है। दूसरी तरफ मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 22,000 स्ट्राइक पर है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का सिग्नल देता है। तो ओवरऑल ऑप्शंस डेटा के हिसाब से मार्केट का नियर टर्म रेंज 22,000 से 23,000 के बीच एक्सपेक्टेड है। एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, हर रैली में सेलिंग आ रही है, मतलब बायर्स अभी अग्रेसिव नहीं है और हायर लेवल्स पर सप्लाई काफ़ी स्ट्रांग है। तो सिंपल टर्म्स में ट्रेंड अभी भी वीक है। जब तक निफ्टी 23,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का सिग्नल नहीं मिलेगा, और अगर 22,000 के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो डाउनसाइड मोमेंटम एक्सेलरेट हो सकता है। मतलब अभी मार्केट रेंज बाउंड है लेकिन बायर्स डाउनसाइड की तरफ है। क्योंकि वोलेटिलिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली बताता है कि मार्केट कितना स्टेबल या अनस्टेबल है। फिलहाल इंडिया विक्स एलिवेटेड जोन में है, अराउंड 25-26 लेवल्स के पास। ये काफ़ी हाई माना जाता है क्योंकि जनरली स्टेबल मार्केट में विक्स 12-15 रेंज में रहता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रीसेंट वीक्स में विक्स ने काफ़ी शार्प मूव दिखाया था। लगभग लास्ट 4 वीक्स में विक्स में अराउंड 90-100% तक का स्पाइक देखने को मिला। उसके बाद रीसेंट वीक में थोड़ा कूल ऑफ हुआ, लेकिन फिर भी विक्स 25 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या है? हाई विक्स का मतलब है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच अनसर्टेनिटी हाई है। लोग श्योर नहीं है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है? मार्केट में सडन मूव्स, शार्प स्विंग्स और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर देखने को मिलता है। मतलब एक दिन स्ट्रॉन्ग रैली और नेक्स्ट डे इक्वली शार्प फॉल, ये नॉर्मल हो जाता है। हाई वोलेटिलिटी में ट्रेडर्स भी कॉशियस हो जाते हैं, पोजीशन साइजिंग रिड्यूस होती है और कन्विक्शन ट्रेड्स कम हो जाते हैं। इसी वजह से ट्रेंड सस्टेन नहीं होते। अब एक इंपॉर्टेंट लेवल समझना ज़रूरी है। जब तक इंडिया विक्स 20 के नीचे सस्टेनेबली नहीं आता तब तक मार्केट को कंफर्टेबल या स्टेबल नहीं माना जाता। अभी क्योंकि विक्स 25 के आसपास है तो क्लियरली डिस्कम्फर्ट जोन में है। तो ओवरऑल सिग्नल ये है, मार्केट में अभी फियर और अनसर्टेनिटी दोनों हाई है, इसीलिए वोलेटिलिटी नियर टर्म में एलिवेटेड रहने की संभावना है। तो अगर ओवरऑल पिक्चर देखें, मार्केट पर अभी मल्टीपल प्रेशर्स हैं। ग्लोबल टेंशन्स हाई हैं, ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड हैं, एफआईआई सेलिंग मोड में है और वॉलेटिलिटी भी हाई बनी हुई है। टेक्निकली भी मार्केट वीक स्ट्रक्चर में है और अर्निंग से भी कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सरप्राइज की एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसलिए नियर टर्म में मार्केट का बिहेवियर वॉलेटाइल और रेंज बाउंड रहने की संभावना है। जब तक कोई क्लियर पॉजिटिव ट्रिगर नहीं मिलता, जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में स्टेबिलिटी या ऑयल प्राइसेस में करेक्शन, तब तक अग्रेसिव पोजिशनिंग लेने से थोड़ा बचना ही बेटर रहेगा। आपका व्यू क्या है इस मार्केट पर? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको डेली न्यूज़ ऐसे ही क्लियर और प्रैक्टिकल मार्केट ब्रेकडाउन पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।